हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर कोई नया है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं क्या, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जो छोड़ा गया है, जैक द्वारा जो छोड़ा गया है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, हम लोग उसको जानेंगे। चलिए आइए एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। लिखा है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सबसे पहला भारत का, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो लॉर्ड क्लाइव ने जो भारत का मानचित्र था, रूपरेखा था, उसका मतलब मैप्स तैयार करने के लिए किसकी जिम्मेदारी किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था। चलिए आगे आइए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या कहा जा रहा है, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी मेरे प्यारे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। आइए चौथा क्वेश्चन को जानते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा है इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। इतिहास जो है ना, कौन कौन से हैं, प्राचीन काल है, मध्यकाल है और आधुनिक काल है। तीन काल बांटा गया है। कितने काल में, तीन काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है, तीन। प्राचीन काल याद रखना है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर, कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, छठा नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था प्यारे बच्चों बताओ। 6 नंबर का हो जाएगा आपका मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ के थे, झांसी के। झांसी की रानी है ना, कहाँ के, झांसी की, याद रखोगे। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। जबरन खेती किस कौन सी फसल से कराई जाती थी, तो अंग्रेज बहुत क्रूर थे, ये तो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों को जबरदस्ती बोलते थे कि करना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज क्यों अंग्रेज बाहर में ले जाके विदेश में बहुत ज़्यादा फायदा करके बेचते थे, इसलिए भारत के लोगों को जबरदस्ती खेती करने के लिए बोला जाता था। धान की, नील की, गन्ना की या गेहूं की, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। 7 का हो जाएगा आप, नील की खेती। नील की खेती जो है ना, उसको किया जाता था, बोलते थे कि जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, एकदम नहीं करोगे मारोगे, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मारा जाता था, पीटा जाता था। क्योंकि अ, भारत के हर एक नागरिक से अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ चाहा तो चाहा क्या, कि यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके सारा चीज़ को उसका यूज़ किया जाए। सारा चीज़ को भी यूज़ करते थे और गुलाम भी बना के मारते पीटते थे। और यहाँ को सारे लोगों को ये क्या करते थे, इसको परेशान किया करते थे। कोल विद्रोह कब हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 8 का हो जाएगा ए नंबर। 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, भारत में पहले सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, मद्रास, मुंबई, बंगाल, सूरत, कहाँ पर, तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल, याद रखना, मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अब 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था। जो 1857 की क्रांति हो रही थी है ना, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, तो उसका झारखंड में भी तो वो आग लगी थी, यानी सब तरफ पूरे भारत में वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो झारखंड में, यानी झारखंड रांची में किसने उसका नेतृत्व किया था, तो 10 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, विश्वनाथ सहदेव ने। किसने किया था, विश्वनाथ सहदेव, याद रखना। ठीक है, 11 नंबर कहा जा रहा है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की, तो सिंपल सी बात है, संथाल हो, मुंडा हो, उरांव हो, हमारे झारखंड से बेहतर कहीं कोई हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों। नहीं, झारखंड, संथाल, मुंडा और उरांव, ये हमारे झारखंड इसीलिए जाना ही जाता है, आदिवासियों का जगह है ये। ठीक है, तो संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य में रहते थे, और आज भी है, प्रमुख जनजातियां हैं झारखंड। ठीक है, कहाँ है, झारखंड। 11 का डी नंबर। 12 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह
1857 ईस्वी के जो विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, किस कारण से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी, क्यों, ऐसा क्या हो गया था कि 1857 की क्रांति शुरू हो गई। तो कारण था दाढ़ी रखने की मनाही, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध क्या बोल रहे हैं, युद्ध वास्ते विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो याद रखना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह फैल गया था, है ना। सभी सभी जितने भी सिपाही थे हिंदुओं को, उसको कहा दिया गया था कि मतलब ऐसे अफवाह फैल गया था कि हिंदू को कि आपका गाय का चर्बी मिला है कारतूस में, और मुसलमान को बोल दिया गया था, ऐसे अफवाह फैला हुआ था सिपाहियों में कि आपको सुअर का चर्बी वाला दिया गया है। तो इस कारण से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गए, और चर्बी चर्बी वाले कारतूस अफवाह जो है ना, 12 कहा जाएगा डी नंबर, यानी चर्बी वाले कारतूस का अफवाह से सुन के ये विद्रोह शुरुआत हुआ था। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस दस्तावेज को, कौन सी दस्तावेज को, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच को, ठीक है, वुड्स यानी लकड़ी। आगे कहा जा रहा है 14 नंबर, कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। सती प्रथा, एक होता है दहेज प्रथा, एक होता है सती प्रथा। सती प्रथा का अर्थ होता है जब कोई पति मर जाता है, अगर शादी आज हुआ और कल उसके मतलब पति मर जाते हैं, तो पति के साथ साथ पत्नी को भी उसी के साथ जिंदा जला देना, जो हिंदुओं में का प्रचलन था, तो उसको सती प्रथा कहा जाता है। लेकिन जब पत्नी मरते थे तो पति उसके साथ नहीं जलते थे, तो इस तरह से ये स्त्रियों का अपमान था, बहुत ज़्यादा बुरा था कि स्त्री आज शादी की और कल उसका पति मर गया तो उसके साथ, कोई कोई बहुत सारी स्त्रियां होती थी कि ऐसे तो जल जाते थे उनके साथ खुशी से कि अब हमको जिंदा रह के करना ही क्या, जब दूसरा शादी हो गई नहीं। लेकिन ये प्रचलन बहुत ज़्यादा था खराब, और जिसके कारण इसको हटाया गया। और 14 नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जाता है उसको, ठीक है। और हमारे क्या बोलते हैं, भारत के बहुत बड़े राजा थे, राजा राम मोहन राय, उसका भी ये श्रेय जाता है भारत में, कि सती प्रथा को सबसे पहले शुरुआत आगाज उसी ने उठाया था, है ना। उसके बाद अंग्रेज भी उसका साथ दिए, यानी अंग्रेजों ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन ये सती प्रथा को हटाया, उनका मतलब सहयोग था कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अंग्रेजों को इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि स्त्रियों का और माँ बहनों का जो अपमान नहीं बल्कि सीधा जल जाना, उसको मर जाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। तो ये अच्छा काम किया है, और सती प्रथा को दूर करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, डी नंबर। 15 का हो जाएगा, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। तो इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फुले, या पंडिता रामाबाई, या हर विलास शारदा। तो इसका 15 का हो जाएगा आपका प्यारे मेरे बच्चों, ताराबाई शिंदे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हो गया। देखिए जैसे ही सती प्रथा हटा दिया गया है, उसके बाद तो हिंदू पुनर्विवाह यानी फिर से शादी कर सकते हैं, यानी पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो फिर से वो शादी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। इस प्रकृति में जोड़ा होना चाहिए, वो अकेले रह के कोई ये नहीं है। तो सी नंबर हो जाएगा आपका 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू है, तो क्या हो गया 1856 ईस्वी में। चलिए आगे 17 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो सी नंबर दयानंद सरस्वती ने। 18 नंबर क्या बोल रहा है, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति किसे जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये अगस्त में ही हुआ था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके कारण अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़े गए, यानी ये आंदोलन थे। आगे लिखा हुआ है झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशिया कप खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं। कौन थे, जैसे जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, या निक्की प्रधान, या अजीत लकड़ा। तो इसमें से था
बी नंबर आपका हो जाएगा माइकल किंडो। ये जो है ये तीनों जगह पर, ओलंपिक में, विश्व कप में और एशिया कप में, तीनों में ही इसको पदक दिलाया झारखंड को। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनमें सभी इंपॉर्टेंट है। ये इनमें से 110% में, 100% में कम से कम तो 50% नहीं तो 30% तो एकदम ज़्यादा भिड़ जाएगा। जान लीजिए कि आप 50 को पढ़ रहे हो, इसमें 30 क्वेश्चन अगर भिड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 21 नंबर कहा जा रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है। तो 21 का हो जाएगा आपका भारत है, हमारा प्यारा भारत है। अमेरिका नहीं, चीन भी नहीं है, भारत है। हाल फिलहाल एक लॉन्च हुआ तो उसमें पहला सक्सेस पाया और दक्षिणी ध्रुव में एकदम सक्सेसफुली पहुंच गया। 22 का है पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। तो पवन चक्की किसने बनाया भाई, किसने बनाया बताओ। 22 नंबर का हो जाएगा आपका बी नवीकरणीय, यानी पवन चक्की जो है, जो उसके द्वारा जो संसाधन है, तो क्या हवा जो कभी बंद हो जाएगी, नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी खत्म ना हो। और अनवीकरणीय जो एक दिन समाप्त हो जाए, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हो जाएंगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल अनवीकरणीय हो जाएंगे। और नवीकरणीय में क्या आ जाएंगे, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, है ना, धरती, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। तो 22 का हो गया बी नंबर, 22 का बी नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तीसरा मतलब 23वां क्वेश्चन क्या कहता है। 23वां क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किसके द्वारा बना है, नवीकरणीय, नहीं, एक दिन समाप्त हो जाएगी। नवीकरणीय उसे कहेंगे जो समाप्त ना हो, तो कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। चक्रीय, ये भी नहीं होगा, चक्र नहीं होता है, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अजैव, 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 ये क्या बोलते हैं, ना ना ना, अजैव तो नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी से या पानी से नहीं बना है, बल्कि जीव जंतुओं से बना है, यानी जैव संसाधन है। यानी जैसे बहुत समय पहले जो एस्ट्रॉयड धरती में गिरे थे, उस समय क्या हुआ, धरती फट गए, भूकंप एकदम आया, तो पानी से बाढ़ आ गया, तो उसके कारण क्या हुआ, धरती के नीचे जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे ज़मीन में बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सब धंस गए, और बहुत ज़्यादा उसके बाद दाब मिला, और वहाँ का तापमान कम, उसके कारण किस में बदल गए, वो कोयला में, पेट्रोल में, डीजल, पेट्रोलियम में, ये सब में बदल गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जीवों से बना है कोयला। तो कोयला लाखों करोड़ों साल वर्ष भले ही लगे, लेकिन वो किससे बना है, जीवों से बना है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो जैव संसाधन है मेरे प्यारे बच्चों। 24 का हो जाएगा जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो उस तथा उसकी मात्रा भी ज्ञात हो। जिसका संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और उसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात संसाधन, या परिवर्तनीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो हमको पता है और हम उपयोग भी कर रहे हैं, तो ये संभावित तो नहीं होगा, अज्ञात भी नहीं होगा, ये वास्तविक संसाधन होगा, जो हम लोग जान रहे हैं कि हाँ इतना ही मेरे पास है और उसका हम उपयोग कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन है। तो 24 का हो जाएगा आपका बी नंबर हो गया। 25 का बोला जा रहा है, क्या है बोला क्वेश्चन, 25 कहता है, 25 है झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में। ये 110% पूछा जाएगा, 3-4 बार पूछा गया ये, है ना, कसम खुदा कि हम जान रहे हैं कि इसमें कम से कम 5-6 बार पूछा गया है। हम देखे, आप देख सकते हो, अच्छा से देख लेना। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, एकदम याद रख लेना। तो 25 का क्वेश्चन का हो जाएगा आपके, क्या बोल रहे हैं, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क। ये ध्यान रखना कि 2 जिलों में ये है, एक है लातेहार, ठीक है, लातेहार। इसका जो हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए 25 का हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 26 की ओर जाते हैं। ठीक है, 26 क्या कह रहा है, 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इसरो यानी बोलते हैं इंडियन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म क्या कहा जाता है, इसको इसरो को कहा जाता है भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। इसरो जो होता है, हाँ याद है, ठीक है, इसरो जो है वो, इसरो का फुल फॉर्म जैसे हम लोग बोलते हैं इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी अभी क्या बोल रहा है, इसके भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पूर्वक भेजा गया था, सफलतापूर्वक भेजा गया था। अभी बताए हम लोग
कि वो दक्षिणी भाग में पहुंचे थे। तो 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चंद्रयान 3 बोले थे, याद आया, चंद्रयान 3। तो इसरो का क्या बोलेंगे हम लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है। तो याद रखना 100% अगर ये पूरा, चलिए पृथ्वी है, इसमें कुछ 2 भाग भूमि हो गया, इसके बाद ये जितना है सब पानी है, तो ये 100% अगर है तो 100% में हम लोग कितना भाग पानी को पी सकते हैं, यानी पीने योग्य पानी कितना प्रतिशत है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग मात्र और मात्र जानते हो कितना % पानी को हम लोग पीने योग्य बचा हुआ है। 27 का हो जाएगा आपका मात्र सी नंबर, यानी 2.7%। इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी 2.7% पानी को ही हम लोग पीने के योग्य है। बाकी सारा पानी 100 में जितना % बाकी है, यानी कितना हो जा रहा है 98.3, इतना प्रतिशत सब पानी बेकार है। आगे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। तो 28 का आपका हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास के लिए, सी नंबर। ठीक है, चलिए 28 नंबर हो गया। अब 29 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर कहता है, क्या कहता है 29 नंबर, 29 कहता है इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। एकदम 100% VVI है, याद कर लेना। कपास को कहा जाता है, एकदम लिख लीजिए, कपार में लिख लीजिए, आ जाएगा बेटा। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और इसमें से और एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना कोयला को नहीं, बल्कि काला सोना किसको, पेट्रोलियम को कहा जाता है। याद रखना इसको, ये तुम लोग पेट्रोलियम को ही मारना। काला सोना किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 30 नंबर कहता है कि एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित है। एपी कल्चर किससे है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, एपी कल्चर किस चीज़ से संबंधित रखते हैं इसे। तो 30 का नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, मधुमक्खी पालन से। ठीक है, एपी कल्चर किसको कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को। 31 नंबर, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण, क्यों जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण, जन्म दर के कारण, मृत्यु दर के कारण, प्रवास के कारण, उपयुक्त सभी। तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका है कि एक मेरा ट्रिक्स है, अगर जहाँ रहे उपयुक्त सभी मारना है वहीं बेटा। हाँ ध्यान रखियो। हाँ, लेकिन अगर ABC में अगर कोई आंसर तुमको सटीक पता है कि हाँ ये B ही होगा, C ही होगा, तो मारना, नहीं तो जहाँ मिले इनमें से सभी मारो, धाए धाए गोली, उपयुक्त सभी। ठीक है, वही वाला मारना। ठीक है, चलिए डी नंबर हो जाएगा, यानी जन्म दर से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, मरता है तो भी, जन्म लेता है तो भी, और एक जगह से आदमी दूसरी जगह जाता है, प्रवास करता है तो भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, यानी बदलाव, घटता है या बढ़ता है, उसको जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 क्वेश्चन कहता है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आणविक ऊर्जा, आणविक अणु, परमाणु, एटम्स, इसके बनाने का कौन सा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कौन सा, किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना सबसे ताकतवर, बहुत भयंकर घातक चीज है यूरेनियम। ठीक है, 33 नंबर हो गया, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है। 33 का हो जाए आपका डी नंबर, झूम खेती कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। क्यों, क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह हम लोग बदल बदल के खेती करते हैं उसको झूम या घुमंतू खेती कहते हैं। जैसे कौन करता है, तो हम लोग बोलते हैं गांव में, ऐसे बोला जाने वाला भाषा है लेकिन बोलना गलत है। अब बोलने वाला भाषा है, गुलगुलिया बोलते हैं, खाना बदोश बोलते हैं, है कि नहीं। चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना, देखो 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी 1 किलोमीटर जमीन में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग में बोल रहे हैं। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 34 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर, यानी 382, यानी 1 किलोमीटर ये हुआ। तो 1 किलोमीटर, ये इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी, चारों तरफ 1 किलोमीटर में 300 कितना आदमी रहता है, 382 आदमी रहता है। कितना भयंकर जनसंख्या घनत्व है। अरे इतना जनसंख्या होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, बस पैदा हो रहा है और हो रहा है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है।
तो उद्योग जो है, याद रखना, जो फैक्ट्री में हम लोग करते हैं, बनाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना प्राथमिक क्रिया हो गया, ठीक है, और गन्ना से हम लोग चीनी बनाते हुए द्वितीयक हो गया, और चीनी बनाने के बाद हम लोग दूसरा देश या दूसरे जगह में हम लोग भेजते हैं, हो जाएगा तृतीयक क्रिया। वो हो जाएगा क्या? तृतीयक क्रिया। याद रखना वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो वो क्या हो जाएंगे? जैसे उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया में से है? तो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, तो वो कौन से हो जाएंगे? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा द्वितीय क्रिया, क्योंकि हम लोग जब बना रहे हैं चीनी को तो वो द्वितीय हो जाएगा, और गन्ना है प्राथमिक, और चीनी बनाने के बाद हम लोग कहीं भेजेंगे तो वो तृतीयक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब फैक्ट्री में कुछ कर रहे हैं तो वो द्वितीयक हो जाएगा। चलिए, यानी दूसरा काम है। 36 नंबर 36 कहता है भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत संप्रभु राष्ट्र है, यानी का अर्थ होता है, बोलते हैं ना हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? संविधान की उसकी आत्मा है, पढ़ते हैं कि नहीं? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो इस प्रकार से 36 का जो है आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। कब हो जाएंगे बताओ? तो 26 जनवरी 1950 हमारा संप्रभु राष्ट्र जो आने वाला है, कुछ दिन बाद ही 26 जनवरी है, और उसके बाद ही आप लोग का 28 तारीख को परीक्षा भी है। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत देश में, प्यारा भारत देश में जब संविधान लागू हो गया था, उसके बाद से कहा जाता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 37 कहता है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितना है? तो संविधान हमको कितने मौलिक अधिकार देता है? मौलिक मतलब पैदा जिस दिन से हुए उसी दिन से तुम्हारा जो अधिकार मिले उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। 37 नंबर का हो जाएगा आपका 6। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो ये सब सभी अधिकार हम लोग को दिया गया, यानी संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है, ठीक है। आपका आगे लिखा हुआ है 38 क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है? आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो हम लोग जब आज़ाद हो गए तो अब हमारा भारत क्या हो जाएगा? राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, या संसदीय शासन, या अध्यक्षीय शासन पद्धति, या उपयुक्त सभी। तो फिर से आया है उपयुक्त सभी, लेकिन नहीं मार देना मेरे प्यारों, क्योंकि राजतंत्रात्मक नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, तो इनमें सभी तब होगा ही नहीं, ठीक है। तो हाँ, और अध्यात्म ऐसा तो है नहीं, अध्यात्मक जो है ना वो अमेरिका में है। तो हमारा क्या है? संसदीय, है ना, संसदीय शासन प्रणाली है। कौन कौन से संसद है? तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और विधानसभा जो होता है वो राज्यों में होता है। तो हो जाएगा 38 का बी नंबर। यहाँ तुमको पढ़ के जाना है। अब उपयुक्त सभी यहाँ था, तो मेरा ट्रिक्स यहाँ नहीं चलाना, देख लेना कि राजतंत्रात्मक में एक एक दो को गलत हो गया तो उपयुक्त सभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो 39 का आपका हो जाएगा भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारत का संविधान जो है वो धर्म को लेकर कैसा है? वो कहता है कि धर्मनिरपेक्ष है। वो कहता है कि जो धर्म तुमको मानना है मानो ना भाई, तुमको, तुम्हारी मर्जी है, जैसे, है ना, धर्म तुमको करना है, तुम्हारा आज़ादी है तुमको। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी तब? यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं? नहीं, गलत बात है, सभी धर्म के लोग रहते हैं। किसी धर्म के प्रति कट्टर? नो, इनमें से कोई नहीं ना। धर्मनिरपेक्ष मतलब जो धर्म जो मान सकते हैं, यानी हम लोग बोल सकते हैं 39 का ए नंबर, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। 40 नंबर कहता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के एक ही मंत्री बनी है प्रधानमंत्री महिला, वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बता दो। तो वो है इंदिरा द आयरन लेडी। इंदिरा द आयरन लेडी, बहुत भयंकर, समझ रहे हैं ना, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या कहते हैं? 41 क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार को जन सुविधा, जनता की सुविधा यानी जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सरकार जनता की सुविधा के लिए क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं, कर से, हाँ। खेती से, आई खेती नहीं करते रे बाबा। पुलिस से पैसा लेंगे कैसे रे बाबू? नहीं, पुलिस से भी पैसा नहीं लेते हैं, खेती भी नहीं करता है सरकार, कर लेता है, टैक्स खूब टैक्स लेगा। है देखो, पेट्रोल 34-35 रुपये में खरीदता है, 37 रुपये में खरीदता है, और यह हम लोग सरकार देख रहे हो सब एकदम चाड़ के पैसा ले रहा है। पेट्रोल का पैसा 100 रुपया लीटर रख दिया है, अब 35-37 रुपया में खरीद रहा है वहाँ से, विदेश से।
क्या करोगे, कर ले रहा है पूरा टैक्स, पूरा ले रहा है जम भर के, कफनों में टैक्स लगा दिया है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, खाना पीना सब चीज़ में, छोटे छोटी चीज़ में, और इतना टैक्स लेके सब अडानी और अंबानी को दे रहा है। जाए बाबा, ठीक ये कर रहा है, हम लोग ही भूखे मरेंगे। 42 नंबर को आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो भारत का जो संसद 3 अंग हैं वो क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 42 कब का हो जाएगा, सी नंबर। क्यों, क्योंकि लोकसभा भी है, राज्यसभा भी और राष्ट्रपति है। मुख्यमंत्री वो तो भारत का अंग है नहीं, मतलब भारत के वह मंत्रियों में से थोड़ी ना होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, तो ये होगा नहीं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा भी कहाँ होता है, राज्य में होता है। मैं भारत का बात कर रहा हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। चलिए आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही अंग कहाँ है, भारतीय संसद के अंग हैं। चलिए आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई। लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, चुन के आ सकते हैं, कितना आ सकते हैं, खूब से खूब, अधिक से अधिक, तो वो है 552। ठीक है, अभी चुनाव मतलब 543-45 पर होते हैं, मतलब 543 होते हैं, उसमें मनोनीत होता है 2। 44 का हो जाएगा। अच्छा, इसमें सब में टिक मार दिए ना, यानी 43 का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर सी नंबर। 43 का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हो जाएंगे। 44 नंबर कहता है क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत खत्म, उन्मूलन मतलब होता है खत्म होना, और अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो छुआछूत कहने को तो खत्म हो गया, लेकिन बाबा अभी बहुत सारा छुआछूत बाकी है ना, सब रहता है, सब कुछ है, हम ही लोग अपने आप में ऐसे करते हैं, है वो उससे नहीं सटेंगे, है उस वहाँ नहीं बैठेंगे, है वहाँ नहीं खाएंगे हम। ये क्या है, अस्पृश्यता का सबसे बड़ा रूप तो अभी भी है, बहुत अच्छा जम के है, लेकिन ये भारतीय संविधान खत्म कर दिया है। अब हम इंसानों को ख़त्म करना होगा, और नहीं तो वे लोग कहाँ जाएंगे जिसका कोई नहीं है, हैं कैसे होगा। तो चलिए आते हैं, 44 का आपका हो जाएगा ए नंबर, तो यानी अनुच्छेद 17 कहता है। ठीक है, 1418 क्या है, समानता का बात करता है, याद रखना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या बात करता है, समानता का अधिकार। तो उसी में 17 का जो है अनुच्छेद 17 वो कहता है अस्पृश्यता खत्म करो, छुआछूत खत्म करो। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, ये तो 44 का हो गया क्या, ए नंबर। ठीक है, 44 का ए। अब 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने में संबंधित। हाँ, मोदी जी ने ये बहुत अच्छा किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो लाया है, इससे आपके हर एक घर में गैस सिलेंडर तो हो गया, लेकिन गैस सिलेंडर भरने का पैसा ही नहीं है बाप। ए मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं आप, 15 साल होने को आया है, आपका कार्यकाल को अच्छा कहा जाएगा, कम से कम काम कर दीजिए। ये सिलेंडर गेस्ट हो, अब तक तो बात नहीं पहुंचेंगे, लेकिन मेरे देश के भावी बच्चों जो है ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे, ये कभी बन गया मंत्री तो हाँ गैसवा काम करेगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन कह रहा है, देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट को बोलेंगे उच्च न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे, जो दिल्ली में है तो उसको बोलते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और यह है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो बोलेंगे उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय को बोला जाता है हाई कोर्ट। तो देश में कुल उच्च न्यायालय कितनी है, जब देश की बात आ रही है तो, और सुप्रीम कोर्ट बोल दिया जाए तो एक है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन उच्च न्यायालय कितनी हो जाएगी आपका, 46 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 24 है। ठीक है, 28 कहने को राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कुछ कुछ राज्य जो है 2 राज्यों को मिला के एक ही हाईकोर्ट से रखा गया है। ठीक है, 2 राज्यों को मिला के। चलिए 47 नंबर कहता है FIR, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है इसको। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यार, कहाँ है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, देख लो। 47 का आपका हो जाएगा ए नंबर, यही वाला तो है लिखा हुआ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसके आगे आप
48 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? 48 कहता है वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते। देखो, गरीबी और अशिक्षा के कारण बेचारा विकास होने में उसका पीछे छूट जाता है, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? समाजीकरण, हास्याकरण, 80% या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो ऐसे है हाशिए में पहुंच जाता है, यानी गरीब और होते जाता है। क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित है। अशिक्षित है तो वो गरीब है, और इसलिए अशिक्षा है, मतलब उसके पास शिक्षा नहीं है, और जिसके कारण वो बीमार होते हैं, फिर वो विकास नहीं कर पाते, तो वो हाशिएकरण हो गया उसका। समाजीकरण नहीं कहा जाएगा, छुआछूत नहीं कहा जाएगा, ये इसको हाशियाकरण कहा जाएगा, यानी आपका 48 का बी हो जाएगा। 49 नंबर कहता है सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। देखो, आप लोग सभी बच्चे जो देख रहे हैं, अगर आपको किसी से शिकायत है, कोई भी अधिकारी, कोई भी किसी के लिए भी, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्या, कोई भी बच्चा को कोई समस्या है, तो वो एक शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? आपको हेल्पलाइन नंबर हम बता दे रहे हैं, लेकिन हाँ बाबू, अब हम ही को कंप्लेंट ना कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? 49 का आपका हो जाएगा 1098, सी नंबर, ठीक है? 1098 यानी 1098 में आप कॉल करके कोई भी शिकायत कर सकते हैं सरकार से कि मेरा ये प्रॉब्लम है। नाना प्रकार के जितने भी समस्याएं होती है, उन सभी समस्याओं को आप साझा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को समझाते हैं, इसी तरह आप लोग को और आगे समझाते रहेंगे। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और चाहते हो हमको सपोर्ट करना, तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और 50 क्वेश्चन का जानते हैं। क्या लिखा है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है विश्व तंबाकू निषेध। तंबाकू को निषेध मतलब होता है खत्म कर देना, या नहीं पीना, या नहीं यूज करना। तो यूज नहीं करेंगे, उसके क्या बोल रहे हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल का जवाब आप लोग से नहीं पूछेंगे, ऐसे हम बता दे रहे हैं 31 मई को, ठीक है? 31 मई, 31 मई, ये याद रखोगे, ठीक है? अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा आप लोग से, है ना?